अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद जैनुल आबिदीन फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और बगैर टाइम जाया किए, क्योंकि ये टाइम बहुत प्रीशियस है आपका, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमने पढ़ना है, ये थर्ड पार्ट हो रहा है। पहले में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेसिक्स पढ़ ली थी, कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है, कि फ्लक्स चेंज होने से कैसे आती है, ठीक है। और हमने फिर एक फॉर्मूला आया था जिसकी बेसिस पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले कॉन्सेप्ट को लिंक करके वेलोसिटी सिलेक्टर देखा। अब हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। असल में आपका जो ये थर्ड पार्ट है ये फर्स्ट से डायरेक्टली लिंक्ड है। जो सेकंड पार्ट था वो एक फॉर्मूला आया था जिसकी वजह से हमने उसको साथ ही कवर किया, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में शामिल है, ठीक है। तो साथ वो भी क्लियर हो गया। अब हम वही अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करने लगे हैं दोबारा से। ये उसका सीरीज में पार्ट 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ आज हमारा टॉपिक है। हमने करना क्या है, आज फैराडेज लॉ को समझना है और इसकी एप्लीकेशंस देखनी है। तो हम ये जो समझने वाली चीजें है ना, ये जल्दी से करेंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज की तरफ हम ज्यादा तवज्जो देंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो आप पढ़ के भी कर सकते हैं। असल में रूल्स अप्लाई करने में कहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, कहां नहीं होगी, डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये सब फाइंड करने में मसला आता है। तो हम मेजरली उसी पर फोकस रखेंगे। ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं ना, थ्योरी है। तो मैं इसमें से जो की पॉइंट्स हैं जो तंग करते हैं, पढ़ने से समझ नहीं आते, वो समझाता हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहले देखो, फैराडेज लॉ, बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी, राइटिंग पर नहीं जाना। फैराडेज लॉ है कि एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n टर्न्स is equal to the negative of the rate at which the magnetic flux is through the coil is changing with time। इसमें से की बात क्या हुई, चेंजिंग विद टाइम। ये दो बातें हैं इसमें से कि, और चेंज क्या हो रहा है वो तो हमें पता ही है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाना है टाइम के रिस्पेक्टिव, तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी और वो एन वाला फैक्टर भी साथ आएगा। आगे फॉर्मूला देखते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू नेगेटिव एन और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। नेगेटिव का मतलब क्या है आगे देखेंगे लेंज़ेस लॉ में डिटेल से। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, डेल्टा फाई क्या है। अब कुछ बच्चे समझते हैं ये जो है ये फ्लक्स है, नहीं, ये चेंज इन फ्लक्स है। मतलब कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही थी उनमें तब्दीली कितनी आई। क्या आपने मैग्नेटिक फील्ड बदल दी, या एरिया बदल दिया, या ओरिएंटेशन बदल दी कॉइल की, जिससे आपका ये फ्लक्स तब्दील हो गया। फ्लक्स होना, देखें, सपोज करें मेरा हाथ एक कॉइल है और ये जो बोर्ड मार्कर है ब्लैक कलर वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है मेरे हाथ के अंदर से, तो मेरे हाथ में से फ्लक्स है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये गुजर रही है मेरे हाथ के अंदर से। मेरे हाथ का कोई एरिया है स्पेसिफिक, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, और मेरे जो हाथ का एरिया है वो बी हो गई इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ, और हाथ का एरिया हो गया ए। बी डॉट ए से मेरा इसका फ्लक्स आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, तो कोई यहां पे, बस यहां पे फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स एक कांस्टेंट लेवल पे है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सोर्स था, मैग्नेट था जो, उसको दूर ले जाने लग जाता हूं, मैग्नेटिक फील्ड को वीक करवा देता हूं, तो अब फ्लक्स बदल गया। फ्लक्स बदलने से ही मेरे हाथ, जो कि इस वक्त एक कॉइल है, जो हमने कॉइल सपोज की हुई है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं ईएमएफ कैसे कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे। देखो, फ्लक्स की जगह पे बी है कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसी का फॉर्मूला है। तो बी को चेंज कर दो, ए को चेंज कर दो, या कॉस थीटा में थीटा जो कि एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल दो, यानी ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल बदल दो, मैग्नेटिक फील्ड बदल दो, या फिर आपके पास एरिया बदल दो कॉइल का। कौन सा एरिया है ये वेक्टर एरिया है। इसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होती है और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है या कॉइल होता है। अब आगे आते हैं, क्विक देखने हैं। अब जब ईएमएफ इंड्यूस हुई, तो पीछे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी और करंट फ्लो कर रहा था, क्योंकि वो एक क्लोज लूप थी। तो ईएमएफ के इंड्यूस होने से आपके पास एक इंड्यूस करंट भी आएगा जो कि सिर्फ क्लोज सर्किट में होगा। सो इन क्लोज सर्किट ईएमएफ इंड्यूस हुई, साथ ही करंट भी इंड्यूस हुआ। सो हमने क्या किया, हमने सिंपली ईएमएफ की जगह पे, ईएमएफ एक वोल्टेज ही था ना, हमने बताया था, तो वोल्टेज का फार्मूला भी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, आई आर फॉर्मूला होता है, तो वो हमने इधर पुट कर दिया, ठीक। जब हमने वो इधर पुट किया, करंट इंड्यूस्ड साथ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, और आगे वही माइनस डेल्टा एन ओवर
डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, मतलब कि इंड्यूस करंट विल बी इक्वल टू, ये क्या थी हमारे पास पूरी की पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म हमारी थी ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड लिखी हुई इसका फॉर्मूला राइट साइड पे। तो ये इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हमें देगा इंड्यूस करंट। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं इसके रिलेशंस। रिलेशंस ये हैं, आपने इसी फॉर्मूला से देखा, इंड्यूस ईएमएफ एन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, वही मैंने यहां पे लिखा, एन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, और फ्लक्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यहां कांस्टेंट है। अब मैंने टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया, ये टर्म कांस्टेंट रखी, तो मुझे पता चला कि मेरी ईएमएफ इंड्यूस जो है वो नंबर ऑफ कॉइल्स या नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो रेशियो में, अगर मैं इधर 2 वाली क्वांटिटी लिखूंगा भाई यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकंड वाली, तो वहां पे टर्न्स भी 2 N2 लिखा जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड 1 लिखता हूं तो यहां पे टर्न्स भी उसके N1 लिखी जाएंगी। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं एक फर्जी इक्वेशन लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय z डिवाइडेड बाय t। फर्ज कर लेंगे हमने एक इक्वेशन लिखी, इसमें से रिलेशन बनाना सिखा रहा हूं। तो ये क्वांटिटी ऊपर है y वाली, अगर मैं कह दूं z और t कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं x1 डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाय y2, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो रेशियो इस तरह आ गई। अब मैं x और t का अगर देखना चाहूं तो मैं लिखूंगा x, रेशियो बता रहा हूं, x1 डिवाइडेड बाय x2 विल बी इक्वल टू t2 डिवाइडेड बाय t1, मतलब जो चीजें इनवर्स से रिलेटेड होती हैं वो उनकी रेशियो इन्वर्ट आती है। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस मेन बात सीखो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली तो सामने 1, इसके सामने ही 1 आना चाहिए, 2 तो सामने ही 2 आना चाहिए, और इनवर्सली रिलेटेड वाले अगर यहां 1 लिखा तो यहां 2 हो, यहां 2 है तो यहां 1 हो, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड थे। तो n यहां पे E2 लिखा, यहां N2 आएगा, E1 लिखा N1 आएगा, सही हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए बात थी, ये समझाने वाली हो गई। अब हम आगे चलते हैं, हमने देखा कि अगर हम इसको कांस्टेंट रखें टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को, तो हमारे पास ईएमएफ डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स होता है। अब हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को कांस्टेंट रख लिया, यानी हमारे पास कॉइल एक ही है फर्ज कर लिया, उसी में से फ्लक्स को, जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स था उसको बदलवा रहे हैं। अगर हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा कर देंगे तो ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा हो जाएगी। अब यही हो रहा है, ये रिलेशन ये बता रहा है कि इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगी, यानी टाइम किसी कॉइल में से, किसी एरिया में से फ्लक्स जो है वो ज्यादा जल्दी चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगी, और कम स्लोली चेंज होगा तो फिर उसमें ईएमएफ इंड्यूस कम होगी। और ये पार्ट 1 में हमने एक कॉइल रखी थी, उसकी तरफ मैग्नेट को जल्दी से भेजा था और देखा था उसमें इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा थी, और एक कॉइल रखी थी जिससे हमने मैग्नेट को दूर खींचा था, ठीक है। तो एक केस में हमने स्पीड ज्यादा रखी थी, एक में कम रखी थी, और जिस केस में स्पीड ज्यादा थी उसमें फ्लक्स तेजी से बदला था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तेजी से जो है ना चेंज हुई थी, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा थी। अब हमने रेशियो का देखा, जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसका हम रेशियो का भी देख चुके हैं कि कैसे लेते हैं। E2 लिखूंगा तो मुझे यहां पर E2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर लिखा जाएगा E2, और E1 लिखूंगा तो यहां पर मुझे E1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं टर्म्स। सो E2 तो यहां पे भी 2 वाली क्वांटिटी, E1 तो यहां पे भी 1 वाली क्वांटिटी, सही है, क्योंकि ये भी डायरेक्टली रिलेटेड हैं पूरी की पूरी इस टर्म से। अब हम दूसरी फॉर्म्स देख लेते हैं, ये फॉर्मूला अक्सर नहीं पता होते बच्चों को। ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय करंट, ठीक हो गया। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, वो समझने वाली बात है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है, वर्क के इक्विवेलेंट होती है तकरीबन, ठीक है। तो वर्क मैं सिंपल यूं भी बोल सकता हूं, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, पावर होती है ना, यस। तो पहुंच गए ना हम फॉर्मूला पे। ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये पावर एक किस्म की लिखी हुई है, और पावर का आपको फॉर्मूला पता था, P इज इक्वल टू आई वी होता है। अगर मैं इस V की जगह पे इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख दूं और यहां पावर लिख दूं तो ये फॉर्मूला बन गया। तो अब मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, तो मैं करंट को डिवाइड कर दूंगा तो करंट आ जाएगा इधर, और ये पूरी की पूरी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये पावर ही रिप्रेजेंट कर रही है, और करंट नीचे आया हुआ है, तो ये फॉर्मूला इस तरह आया, ठीक है। आगे इसी की वेरिएशन है, करंट की जगह पे आप रेजिस्टेंस के टर्म्स में पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला इस तरीके का बन जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का इस तरह कर सकते हैं तो इंड्यूस करंट का भी हम इस तरह लिख सकते हैं।
सिर्फ आई इधर चला जाएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस के टर्म में इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर लिया है। ठीक है, तो वो इस तरह होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह पे आप ऐसा फॉर्मूला पुट करेंगे यहां पर जो रेजिस्टेंस की टर्म में हो, ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला रेजिस्टेंस की टर्म्स में इस तरह बन जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने फॉर्मूलाज और अदर रिलेशंस और रेशो देख ली। अब हम आते हैं मेन बात पर, डिपेंडेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, कैसे? जल्दी जल्दी। डिपेंडेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये आई आर के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, सिंपल आई पे डिपेंड नहीं करता, सिंपल आर पे डिपेंड नहीं करता। इनका प्रोडक्ट बदलो फिर आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बदलेगी, वैसे नहीं बदलेगी। एक को बदलने से नहीं, प्रोडक्ट बदलना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर एक को बदलो तो ऐसे बदलो कि दूसरा कांस्टेंट रहे। मतलब मैं अगर रेजिस्टेंस को बदलूं और मैं कहूं कि रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दी है, तो मैं कुछ ऐसा करूं जिससे करंट ना बढ़े। मतलब मैं एक चीज को कांस्टेंट रख के दूसरी को बढ़ाऊंगा तो मेरा जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ में इफेक्ट होगा। यानी सिंपली यूं कह लो कि आई आर का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगी या चेंज होगी, अगर कम होगा तो वो कम हो जाएगी। तो आई आर के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी, जब एक कॉइल के करीब जल्दी से तेजी से मैग्नेट लाओगे या कॉइल को मैग्नेट के तेजी से करीब लेकर जाओगे तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, स्लोली लेकर जाओगे तो कम इंड्यूस ईएमएफ होगी। पार्ट 1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो डिपेंडेंस हो गई। एंगुलर वेलोसिटी कैसे? अब आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, और ट्रांसफार्मर कह रहा हूं एसी जनरेटर में पढ़ा था, वहां पर क्या था, आप एक कॉइल को रोटेट करवाते थे, एन इसका फॉर्मूला, इंड्यूस ईएमएफ वीबीएल साइन थीटा, यानी यहां से साबित हो रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और ये इंड्यूस ईएमएफ का एन ओमेगा बी साइन थीटा, ये आपका आ गया किससे भला, एसी जनरेटर से। और वहां पे एंगुलर वेलोसिटी जो है आपको दिख रहा है इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तेजी से कॉइल को घुमाओगे तो ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, स्लोली घुमाओगे तो कम आएगी। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, अभी देखा यहां पर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करोगे ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे करता है, वो भी इधर देख चुके हैं हम, ये दो चीजें होंगी। उसके बाद टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये किसमें, जिस तरह अब म्यूचुअल इंडक्शन थी, म्यूचुअल इंडक्शन में तो यही हो रहा होता ना कि एक कॉइल को चेंज करोगे और साथ वाली कॉइल में भी इंड्यूस हो जाएगी ईएमएफ और करंट। सो यहां पर भी इसी तरीके से होगा कि जब आप प्राइमरी में से करंट ज्यादा चेंज करोगे तो दूसरी वाली में ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगी। ठीक है, यानी करंट में चेंज टाइम के रिस्पेक्टिव जितना ज्यादा आएगा उतनी ही ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, और उतना ही ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो फिर उतनी ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उतना ही अगर वो क्लोज सर्किट हुआ आगे तो उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट आएगा। ये हो गई बेसिक। फिर उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, ये दोनों प्रॉपर्टी हैं मटेरियल की, तो उन पर भी डिपेंड करता है। तो मटेरियल पर भी डिपेंडेंस हो गई इसकी, मतलब कि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो उन पर डिपेंडेंस आ गई। और हमारे पास सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे, फ्लक्स का फॉर्मूला ओपन किया था तो यहां पर आपके पास आ रहा है सरफेस एरिया, ये वेक्टर एरिया होता है ना, वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड क्या होती है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड कर रही है, और ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल या जिसमें आप इंड्यूस्ड ईएमएफ लाना चाहते हो उसके ओरिएंटेशन पर भी, और मैग्नेटिक फील्ड की साथ उसका एंगल पे, उन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो ज्यादा जल्दी चेंज करोगे, वही बात कहानी फिर आ जाती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे ही। जो भी चीज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को इफेक्ट कर दे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर इफेक्ट डालेगी। अब ये रेड में क्यों लिखा है, क्योंकि इसका डिफरेंस है, इसको अभी रोकते हैं रेड वाले को। अब आते हैं इंडिपेंडेंट किस किस से, फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करती कि ज्यादा फ्लक्स है, एक कॉइल है उसमें से 20, ठीक है, फ्लक्स जो है वो ज्यादा है, समझ लो 20 है, एक कॉइल है उसमें से फ्लक्स कम है यानी कि 10 है। तो इस तरह नहीं होगा कि जो 20 है जिसमें से उसमें से इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगी, नहीं, फ्लक्स चेंज कितना हो रहा है ये डिपेंड करता है। अब 10 वाला है, 10 जिसमें से 10 था फ्लक्स, साथ आप यूनिट मेंशन कर देंगे इसके, वेबर होंगे, तो 10 वेबर जिसमें से था फ्लक्स, ये नहीं है कि उसमें से इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगी। अब वो इस तरह करता हूं, मैं 10 वेबर से अचानक 0 पे ले आता हूं 1 सेकंड के अंदर, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगी 10 वोल्ट। और मैं क्या करता हूं, दूसरी में से जिसमें 20 वेबर थी उसमें मैं 20 से कम करके 15 पर लाता हूं 1 सेकंड में, तो मैंने टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जिसमें 20 था फ्लक्स उसमें कम किया, तो वहां पर
कितना चेंज आया एक सेकंड में? 5, 20 से सिर्फ 15 हुई फ्लक्स, तो जिसकी वजह से 5 वोल्ट आया इंड्यूस्ड ईएमएफ। जबकि दूसरी वाली जिसमें से फ्लक्स बेशक कम था लेकिन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होने की वजह से उसमें से इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा हो गई। तो ये सिर्फ फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करता, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया। करंट अकेले पर डिपेंड नहीं करता, करंट कितना टाइम के रिस्पेक्टिव चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, ये बात इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब कैसे भाई रेजिस्टेंस बढ़ाओगे? यहां तो फॉर्मूला में V इज इक्वल टू आई आर है, देखो E इज इक्वल टू आई आर होगा ना, तो रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि भाई मैंने पहले ही कहा था कि प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, अकेली पे डिपेंड नहीं करती। अकेली रेजिस्टेंस बदलोगे तो करंट कौन सा कांस्टेंट रहेगा? समझ लो एक कॉइल है, उसकी आप रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो एक चीज ये भी देखो ना भाई, रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दी, फर्ज कर लो, सपोज कर लो डबल कर दी, तो करंट भी तो हाफ हो जाएगा ना, तो करंट 1 हाफ हो जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, जिससे ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम करोगे करंट बढ़ जाएगा, लेकिन ईएमएफ कांस्टेंट रहेगी इन अ क्लोज्ड लूप, क्योंकि करंट वहीं आएगा। ओपन लूप की बात करता हूं, यही इंपॉर्टेंट बात थी। अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, यानी कि सिर्फ रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा ऐसे में जहां पे क्लोज्ड लूप है, जहां करंट आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम करोगे करंट बढ़ जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद आपने देखा कि जब रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस पर नहीं डिपेंड कर रहा तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पर क्या ही डिपेंड करेगा, क्योंकि इन्होंने भी अल्टीमेटली रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को ही इफेक्ट करना था। मतलब रेजिस्टिव बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम और ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट। कंडक्टेंस बढ़ाऊंगा तो क्या हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ाने से मेरी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, और कंडक्टिविटी बढ़ाऊंगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ाई कंडक्टेंस बढ़ गई, कंडक्टेंस बढ़ी इसका मतलब रेजिस्टेंस अल्टीमेटली कम हुई, रेजिस्टेंस कम हुई करंट बढ़ जाएगा, करंट के बढ़ने से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे और ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट रह जाएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती, सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, देखो ये एक कॉइल है, इसका ये जो एरिया है ये है इसका सरफेस एरिया। ठीक है, और ये मेरे पास एक वायर है, इसका ये जो एंड्स है ना, इस एंड का जो एरिया है ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं किया, सरफेस एरिया पर किया। अब आया इंपॉर्टेंट बात जिसका कंपैरिजन था कि लेंथ ऑफ द वायर फॉर मोशनल ईएमएफ वेयर द सर्किट इज ओपन यानी करंट इज 0, इस पर डिपेंड करती है। और लेंथ ऑफ द वायर ईएमएफ इज कांस्टेंट, करंट इज 0 नॉन जीरो, क्लोज लूप, तो यानी यहां पर लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने मोशनल ईएमएफ वाला टॉपिक पढ़ा, उसमें देखा ये फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू VBL sin थीटा, यानी यहां पर लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, ओपन सर्किट है, करंट नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं समझाता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पर लेंथ पे डिपेंड कर रही है, यहां पर नहीं कर रही। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L ओवर A। अगर मैं कहता हूं मैंने ये चेक करना कि लेंथ बढ़ाने से इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, लेंथ बढ़ाई, लेंथ बढ़ाई, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ी, अब आप कहोगे कि करंट कम हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यहां तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट होता ही नहीं है। सो हम गए फॉर्मूला पे E इज इक्वल टू आई आर, यहां पर देखें भाई करंट तो है ही नहीं। ठीक है, तो रेजिस्ट ये अगर मैं ऐसे काम करूं जिनसे रेजिस्टेंस बढ़ जाए, लेंथ बढ़ा दूं, लेंथ बढ़ा दी यानी कि लेंथ बढ़ाई रेजिस्टेंस बढ़ी, यानी अल्टीमेटली इस फॉर्मूला से साबित करना चाह रहा हूं रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ईएमएफ भी बढ़ जाएगी। सिंपल। अगर इस फॉर्मूला पे नहीं भी आते तो सिंपल ये देखो, ये फॉर्मूला, लेंथ बढ़ाई विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ बढ़ानी है वो वाली लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से बाहर वाली लेंथ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे बाहर वाली से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? देखो ये है दो रेल्स, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ रेल्स के दरमियान अप्लाई की हुई है, ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मैं इसको बोर्ड से बाहर ले जाऊं, ऊपर नीचे बढ़ा दूं, उनसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मुझे इस रेल्स के दरमियान वाले एरिया में लेंथ बढ़ानी है। ठीक है, तो लेंथ विद इन द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो आपके पास ईएमएफ बढ़ेगी। यानी जब करंट नहीं है तो आपके पास लेंथ बढ़ाओगे,
या लेंथ को चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट आ जाएगा व्हेन देयर इज ओपन सर्किट, व्हेन द करंट इज 0। लेंथ का इफेक्ट कब नहीं होगा? जब आपके पास एक क्लोज लूप होगा, वहां पर इंड्यूस ईएमएफ के साथ साथ इंड्यूस करंट भी होगा। तो जब आप लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम हो जाएगा, तो प्रोडक्ट रह जाएगा कांस्टेंट। सो यहां पर लेंथ ऑफ द वायर से इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक क्लोज लूप है, करंट जो है वो नॉन जीरो है, और यहां पर लेंथ का इफेक्ट होगा, यहां करंट जो है वो जीरो है, और ये मोशनल ईएमएफ वाला केस है। ठीक हो गया? तो ये थी डिपेंडेंस। अब हम इसके करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है।